नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रात के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसी रात जो भारतीय संस्कृति में आप कह सकते हैं एक अहम मुकाम रखती है, शरद पूर्णिमा। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है शरद पूर्णिमा, अमृत और लक्ष्मी पूजा। तो आज हम इसी लेख के ज़रिए इस रात के अलग-अलग रंगों को, इसकी मान्यताओं को, परंपराओं को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। तो शरद पूर्णिमा, जैसा नाम से ही लगता है, शरद ऋतु में आती है, आश्विन मास की पूर्णिमा को। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और रास पूर्णिमा भी। और हाँ, इस रात के चांद की तो क्या कहने, मतलब बात ही अलग है। कहते हैं कि ये अपनी पूरी 16 कलाओं से भरा होता है। लेख में भी इस 16 कला वाली बात पर काफी जोर है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये 16 कलाएं, ये सिर्फ चांद की चमक या उसके साइज तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो स्रोत लेख है, उसके अनुसार पुराने ग्रंथों में इन्हें चंद्रमा की दिव्य शक्तियों या गुणों की तरह देखा गया है, जैसे कि शीतलता है, पोषण है, कांति, तुष्टि, पुष्टि, धृति और यहाँ तक कि जीवन देने वाली ऊर्जा भी। तो शरद पूर्णिमा को इन सभी कलाओं का कह सकते हैं एक चरम माना जाता है, जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ धरती पर अपनी किरणें बिखेरता है। वाह, ये तो सिर्फ सुंदर दिखने से कहीं ज्यादा गहरी बात हुई। तो इसका मतलब, जब ये कहा जाता है कि इस रात अमृत बरसता है, तो उसका कनेक्शन इन्हीं कलाओं और चंद्रमा की इस खास ऊर्जा से। लेख इस अमृत वर्षा के बारे में क्या कहता है? कुछ खास? हाँ, लेख इसी मान्यता को आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, बल्कि एक गहरी लोक आस्था है और इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से जुड़ा गया है। लेख के अनुसार ये माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणें जो हैं, उनमें खास औषधीय गुण होते हैं। ये किरणें इतनी ठंडी और इतनी एनर्जी वाली होती हैं कि उनमें बीमारियों को शांत करने और शरीर को ताकत देने की क्षमता होती है। और इसीलिए तो वो खीर वाली परंपरा इतनी इतनी फेमस है। अच्छा, हाँ हाँ, खीर वाली परंपरा। लेख में इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी है? मतलब सिर्फ खीर ही क्यों, कोई और मिठाई या कुछ और क्यों नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। लेख बताता है कि चावल और दूध दोनों को ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना गया है, खासकर उनकी शीतलता और पोषण देने वाले गुणों के कारण। दूध तो खैर चंद्रमा का प्रतीक है ही, और चावल को भी सात्विक और पुष्टि देने वाला अन्न माना जाता है। तो जब इन दोनों को मिलाकर खीर बनाते हैं और उसे, अगर हो सके तो चांदी के बर्तन में रात भर चंद्रमा की सीधी रोशनी में रखते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वो खीर चंद्रमा की उन 16 कलाओं की ऊर्जा और उसके अमृत जैसे गुणों को सोख लेती है। लेख में एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस में इस रात की चांदी में रखी दवाइयों को ज्यादा असरदार माना जाता था। खीर शायद उसी सोच का एक सरल घरेलू रूप है, कह सकते हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं है, ये तो एक तरह की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति भी हुई, जो प्रकृति की एनर्जी का इस्तेमाल करने पर बेस्ड है। हाँ। और फिर अगले दिन सुबह उस खीर को प्रसाद की तरह खाना, ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक शुद्धि का सिंबल बन जाता है। सच में लेख पढ़ते हुए मुझे भी यही लगा कि ये परंपरा दिखाती है कि हम प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि ये परंपरा खासकर उन लोगों के लिए जरूरी मानी जाती थी जिन्हें पित्त की समस्या हो या मानसिक तनाव रहता हो, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता को इन समस्याओं को कम करने वाला माना गया है। और आज के टाइम में भी जब स्ट्रेस इतना कॉमन है, इस परंपरा का एक सांकेतिक महत्व तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे नाम पर, कोजागरी पूर्णिमा। कोजागरती यानी कौन जाग रहा है, इस नाम के पीछे क्या कहानी है? लेख लक्ष्मी पूजा वाले पहलू को कैसे समझाता है? जी, इसका संबंध सीधा सीधा धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी से है। पौराणिक मान्यता, जिसे लेख भी अहम मानता है, वो ये है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने निकलती हैं। अच्छा। और वो देखती हैं कि कौन व्यक्ति रात में जागकर उनकी पूजा, उनकी आराधना कर रहा है। उनका प्रश्न होता है, को जागरती, अच्छा, कौन जाग रहा है? और जो जाग रहा होता है उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि का। लेख में इस जागरण और पूजा की विधि के बारे में कुछ खास बातें हैं। हाँ, लेख के अनुसार ये सिर्फ फिजिकली जागना नहीं है,
बल्कि स्पिरिचुअली सजग रहना भी है। मान्यता है कि जो भक्त इस रात सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखते हैं, रोशनी करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लेख में कुछ रीजनल रिवाजों का भी जिक्र है, जैसे बंगाल में इसे लोक्खी पूजो कहते हैं। वहां घरों में माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाते हैं, ये मानते हुए कि देवी घर में आएंगी। कुछ जगहों पर पान, सुपारी, मखाने जैसी चीजें चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है, जिन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि अलग-अलग इलाकों में भी इसके अपने-अपने रंग हैं। तो मतलब ये रात स्वास्थ्य के साथ-साथ भौतिक समृद्धि की इच्छा से भी जुड़ जाती है। और जागरण का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि एक तरह की तैयारी है, देवी लक्ष्मी के स्वागत का एक आह्वान है। लेख पढ़कर ऐसा लगा कि ये रात एक मौका है अपनी जीवन में प्रचुरता और सौभाग्य को इनवाइट करने का। हाँ, आपने सही समझा। ये एक एक्टिव प्रतीक्षा है, पैसिव जागरण नहीं। लोग सिर्फ जागते नहीं हैं, बल्कि पूजा पाठ, मंत्र जाप और एक उत्सव के माहौल में रात बिताते हैं। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि कई व्यापारी समुदायों के लिए ये रात एक तरह से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की तरह भी महत्वपूर्ण होती है। वे अपने बही खातों की पूजा करते हैं और आने वाले साल में समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो इसका एक आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। अद्भुत। मतलब एक ही रात कितने सारे समेटे हुए। हेल्थ, वेल्थ। और अब आते हैं इसके तीसरे नाम पर, रास पूर्णिमा। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? भगवान कृष्ण और गोपियों के रास लीला से इसका क्या संबंध है? लेख इस पहलू पर क्या रोशनी डालता है? जी, ये इस रात का सबसे मधुर और भक्तिमय पहलू है और इसका केंद्र है ब्रजभूमि। भागवत पुराण और दूसरे वैष्णव ग्रंथों का हवाला देते हुए लेख बताता है कि शरद पूर्णिमा की ही रात को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना किनारे गोपियों के साथ अपनी दिव्य महारासलीला की थी। ये कोई साधारण डांस नहीं था, बल्कि इसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, दिव्य प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में देखा जाता है। ओह, वही महाराज जिसके बारे में कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसा रूप लिया कि हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। लेख में इस रास के आध्यात्मिक महत्व के बारे में कुछ खास बताया गया है क्या? हाँ, लेख इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये बताता है कि रासलीला सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो वो एक्सक्लूसिव प्रेम और समर्पण था, वो जीवात्मा की परमात्मा के लिए जो तीव्र इच्छा होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। शरद पूर्णिमा की वो सफेद चांदनी रात, यमुना का किनारा, कृष्ण की बांसुरी की धुन और गोपियों का नृत्य, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य माहौल बनाते हैं जहां जीव और ब्रह्म के बीच का फर्क मिट सा जाता है। लेख के अनुसार रास का मतलब ही है रस या आनंद, और ये वो परमानंद है जो भक्ति और समर्पण से मिलता है। तो ये रात सिर्फ बाहरी उत्सव की नहीं है, बल्कि अंदरूनी आनंद और आध्यात्मिक तरक्की की भी रात है। प्रेम, भक्ति, समर्पण, ये सारे भाव इस रात से जुड़ जाते हैं। मुझे लेख की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कैसे एक खगोलीय घटना यानी पूर्णिमा को इतने गहरे मानवीय और आध्यात्मिक अर्थों से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, और ये जुड़ाव सिर्फ पौराणिक या धार्मिक ही नहीं है। लेख एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाता है, इसका प्राकृतिक और मौसमी महत्व। शरद पूर्णिमा असल में ऋतु परिवर्तन का भी एक साफ संकेत है। बारिश का मौसम खत्म होता है, आसमान साफ हो जाता है, हवा में हल्की ठंडक घुलने लगती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। हाँ, ये तो महसूस भी होता है। मॉनसून की उमस और बादलों के बाद शरद पूर्णिमा के आसपास आसमान एकदम नीला और साफ दिखता है, और चांद की रोशनी भी जैसे ज्यादा निखर कर आती है। लेख में इस मौसमी बदलाव और त्योहार के कनेक्शन पर कुछ और कहा गया है। लेख बताता है कि पुराने समय में जब जिंदगी खेती और प्रकृति पर ज्यादा निर्भर थी, तो इस तरह के मौसमी बदलाव बहुत मायने रखते थे। शरद पूर्णिमा के बाद मौसम खेती और दूसरी बाहरी एक्टिविटीज के लिए अच्छा हो जाता था। साथ ही बारिश के मौसम में जो बीमारियां फैलने का खतरा रहता था, वो भी कम होने लगता था। चंद्रमा की ठंडी किरणों को वातावरण को शुद्ध करने वाला भी माना जाता था। तो ये त्योहार एक तरह से प्रकृति का शुक्रिया अदा करने और आने वाले अच्छे मौसम का स्वागत करने का भी मौका था। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो शरद पूर्णिमा एक मल्टी डायमेंशनल पर्व है। इसमें चंद्रमा की 16 कलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य की कामना है, वो अमृत वर्षा और खीर वाली परंपरा। इसमें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी समृद्धि की चाह है,
वो कोजागरी जागरण और पूजा। इसमें भगवान कृष्ण की रासलीला से जुड़ी दिव्य प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है, रास पूर्णिमा। और साथ ही यह प्रकृति के चक्र यानी मौसम बदलने का भी सूचक है। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये एक ऐसा संगम है जहां एस्ट्रोनॉमी, पूर्णिमा, हेल्थ, आयुर्वेदिक मान्यताएं, स्पिरिचुअलिटी, लक्ष्मी पूजा, रासलीला और नेचर, ऋतु परिवर्तन एक साथ मिलते हैं। लेख का मुख्य संदेश शायद यही लगता है कि ये रात हमें अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रकृति और दिव्यता के साथ जुड़ने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हमने शरद पूर्णिमा, अमृत और लक्ष्मी पूजा लेख के आईने में इस खास रात के कई पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे चंद्रमा की 16 कलाओं की मान्यता स्वास्थ्य और खीर की परंपरा से जुड़ी है, कैसे कोजागृति का सवाल मां लक्ष्मी के आशीर्वाद और जागरण के महत्व को दिखाता है, और कैसे रास पूर्णिमा हमें भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला की याद दिलाती है। जी हाँ, और हमने ये भी जाना कि ये सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं, बल्कि प्रकृति में हो रहे बदलाव यानी शरद ऋतु के आने का भी प्रतीक है, जिसका हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। लेख ने हमें दिखाया कि कैसे हमारी परंपराएं अक्सर प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को एक साथ पिरोती हैं। इस सारी चर्चा के बाद एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक प्राकृतिक घटना, पूर्णिमा का चांद, खास तौर से शरद ऋतु का चांद, हजारों सालों से इंसानी सोच, संस्कृति, स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यताओं और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को इस कदर प्रभावित करता आया है। और आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी इस रात का आकर्षण, इसकी मान्यताएं और इससे जुड़ी परंपराएं जिंदा हैं। ये हमें सोचने पर विवश करता है कि प्रकृति के तत्व हमारी चेतना और हमारी जीवन शैली में कितनी गहराई तक रचे बसे हुए हैं।